Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of MGT 681 Applied Marketing Strategies. Applied Marketing Strategies के lecture number 30 में हम लोग उसी brief course outline के तीसरे और चौथे हिस्से को देख रहे हैं, that is strategy formulation and implementation. Strategy formulation और implementation में आज हम promotion strategies को further explore करेंगे. Today will be the last lecture for promotion strategies और आज ही हम जो part 3 and 4 है उसको भी complete करेंगे. Today we have a lot of things to cover. आज हम पर्सनल कम्युनिकेशन प्लस मैस कम्युनिकेशन दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे. लेक्चर एजेंडा में जिन सवालों के हम जवाब तलाश करें वो हैं: व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड इन डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, हाउ शुड सेल्स प्रमोशन decisions be made, what are the guidelines for effective brand building events and experiences, how can companies exploit the potential of public relation and publicity. At the same time, we will also be discussing and trying to understand how can companies conduct direct marketing for competitive advantage. We will be also looking at how can companies carry out effective interactive marketing, how does word of mouth affect marketing success, and then at the last we want to see what decisions companies do make or companies face in designing and managing a sales force. So ये तमाम सवाल हैं जिनके हम जवाब तलाश करेंगे. Let's start with what is advertising. Advertising is a paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, services by an identified sponsor. ये इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है जिसमें हम लोगों ने बात की कि एक तो ये नॉन पर्सनल है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो किस्म की कम्युनिकेशन देखे थे: पर्सनल कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें आप डायरेक्टली कंज्यूमर से बात नहीं करते. 1, इट इज़ नॉन पर्सनल. 2, इट इज़ पेड. एडवर्टाइजिंग की जब भी हम बात करें तो फ्री एडवर्टाइजिंग नहीं होती. जो फ्री है वो एडवर्टाइजिंग नहीं है, जो पर्सनल है वो एडवर्टाइजिंग नहीं है. एडवर्टाइजिंग हमेशा पेड होगी और नॉन पर्सनल होगी, एंड इट विल बी अ प्रमोशन ऑफ आइडियाज, इवेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज. और तीसरी बात जो इसकी चीज़ इसमें होती है वो इसमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, यानी कि उसमें आपको पता चलेगा ये ऐड किसका है. यानी कि आप सिर्फ प्रोडक्ट, गुड या आइडिया जो है उसको प्रेजेंट नहीं कर देते इन नॉन पर्सनल पेड वे, बल्कि आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका स्पॉन्सर कौन है. यानी कि ये जो ऐड चल रहा है ये किस कंपनी का ऐड है. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप डिटर्जेंट का ऐड देखें तो उसमें आपको ये ना पता चले ये एरियल का था, ये सर्फ एक्सेल का पता था. तो आपका जो स्पॉन्सर है दैट इज आइडेंटिफाइड. मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास दिस इज कॉल्ड द 5M of advertising. 5 M's of advertising, it's a kind of model जो हम लोगों ने बनाया है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें which coincidentally all start from M उनको देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं मिशन, यानी कि हम एडवर्टाइजिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं. उसमें आपके सेल्स गोल हैं, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे आपके मिशन में आ जाते हैं. देन मनी फैक्टर्स टू कंसिडर, उसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज पे प्रोडक्ट कहाँ पे है, मैच्योरिटी पे है, बूम पे है, डिक्लाइन पे है, किस जगह पे है, कंपटीशन क्या है, क्लटर कितना ज़्यादा है, एडवर्टाइजिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कितनी है कि प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के अलावा आपके प्रोडक्ट के कौन कौन से सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं. देन योर मैसेज. इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम मैसेज को देखते हैं कि हम लोगों ने मैसेज किस किस्म का क्रिएट करना है, मैसेज जनरेशन कैसे होगी, मैसेज एवेल्यूएशन क्या होगी, मैसेज की एग्जीक्यूशन क्या होगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू करते हैं कि हमारे एड्स से सोशल और एथिकल प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो सकते हैं. इन तमाम चीज़ों को हम अभी देखेंगे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. देन मीडिया. मीडिया में हम देखते हैं कि उसमें
रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट कितना है, ये एक्सपोजर के लिहाज से हम देखते हैं कि कितना एक्सपोजर होगा, उसमें फिर उसकी रीच कितनी होगी, रीच से मुराद कितने लोगों तक वो पहुंच सकेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। देन मेजर टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल, मीडिया ट्रेनिंग क्या होती है, ज्योग्राफिकल मीडिया एलोकेशन कैसे करते हैं। देन लास्ट मेजरमेंट, यानी कि हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसके रिजल्ट्स को मेजर कैसे करेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी वांट टू लुक एट इज द डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग कैंपेन को डेवलप कैसे किया जाता है, इसके 5 स्टेप्स हैं। पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस मीडिया कैंपेन का। देन डिसाइड ऑन द बजट, बजट कितना होगा, कितने पैसे हैं आपके पास इस एडवर्टाइजिंग कैंपेन को चलाने के लिए। देन डेवलपिंग द कैंपेन, फिर हम कैंपेन को एक्चुअली डेवलप करते हैं, उसकी कॉपी क्या होगी, उसका स्टोरी बोर्ड क्या होगा, स्टोरी लाइन क्या होगी, उसमें क्या चीज़ हम डिपिक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल अपील होगी, ह्यूमरस अपील होगी, किस किस्म की अपील यूज़ करेंगे, यानी कि पूरी मैसेज स्ट्रैटेजी, पूरी आपकी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें। देन डिसाइडिंग ऑन मीडिया, कि किस किस्म का मीडिया इस्तेमाल करेंगे, कौन से मीडियम से आप अपना एडवर्ट जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे, प्रिंट मीडिया में किसको इस्तेमाल करेंगे, मैस मीडिया जैसे टेलीविज़न है उसमें कौन से चैनल्स पे आप अपना ऐड चलाना चाहते हैं। सो ये तमाम चीज़ें आप डिसाइड करते हैं। एंड देन मेकिंग द मेजरमेंट प्लान्स, कि आप उस का रिजल्टेंट इफेक्ट को मेजर करने के प्लान्स बनाते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स थ्रू विच वी डिजाइन एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। देन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। हम लोगों ने अभी 5 स्टेप्स देखे, उनमें से कुछ स्टेप्स की हम डिटेल्स भी देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज इंफॉर्मेटिव, यानी आप किसी को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एड्स कैंपेन है, फॉर एग्जांपल आपकी रोड सेफ्टी कैंपेन्स हैं, जैसे एक कैंपेन थिंक कैंपेन जो यूके में बड़ी फेमस हुई, वो एक इंफॉर्मेटिव कैंपेन थी जिसमें लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई कि थ्रू थिंक कैंपेन के रोड सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है। इसी तरह पोलियो की जो कैंपेन है, दीज आर ऑल इंफॉर्मेटिव कैंपेन। देन परसुएसिव कैंपेन्स, जिसमें आप कंज्यूमर को किसी चीज़ पे परसुएड करने की कोशिश करते हैं। देन रिमाइंडर कैंपेन्स, रिमाइंडर में आप कोशिश करते हैं कि कस्टमर को रिमाइंड करवाएं कि ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, इसको भी खरीदा जा सकता है। देन रीइंफोर्समेंट कैंपेन्स, रीइंफोर्समेंट कैंपेन्स वो कैंपेन्स होती हैं जिसमें हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट की रीइंफोर्समेंट करते हैं। रीइंफोर्समेंट का मकसद ये हुआ करता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या आप समझते हैं कि वो रनिंग में है प्रोडक्ट, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करें। इसके बाद हम जिस चीज़ को देखना चाहते हैं दैट इज़ फैक्टर टू कंसिडर इन सेटिंग एन एडवर्टाइजिंग बजट। हम किन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं जब हम कोई एडवर्टाइजिंग बजट को एलोकेट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किस स्टेज पे है, मैच्योरिटी पे है, बूम पे है, इंट्रोडक्शन पे है, डिक्लाइनिंग स्टेज पे, इसके मुताबिक हम लोग अपना एडवर्टाइजिंग बजट सेट करते हैं। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट बूम पे है तो उसको हो सकता है ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत ना हो, एडवर्टाइजिंग सपोर्ट की ज़रूरत ना हो। लेकिन जो प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे पहुंच गया है उसको मैच्योरिटी से दोबारा बूम की तरफ लेके जाने के लिए या उसके मैच्योरिटी पीरियड को कम करने के लिए हम लोग एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग यूज़ कर सकते हैं। या हो सकता है वी वांट टू सेव अ डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट, जो हम समझ रहे हैं टूवर्ड्स इट्स मूविंग टूवर्ड्स इट्स वेरी एंड। तो ऐसे केसेस में हम प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को कंसिडर करते हैं। मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस, मार्केट शेयर और कंज्यूमर बेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप जब अपना मार्केटिंग बजट डिसाइड कर रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमारी मार्केट बेस या कंज्यूमर या मार्केट शेयर
कि क्या हालात हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्केट शेयर थोड़ा है एंड यू वांट टू गेन मोर मार्केट शेयर, तो आपको एक मैसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर आपका मार्केट शेयर अच्छा खासा है एंड यू आर द मार्केट लीडर, तो शायद आपको वैसी इंटेंसिव मार्केटिंग कैंपेन की ज़रूरत ना पड़े। कंपटीशन एंड क्लटर। कंपटीशन क्लटर से मुराद हमारी ये है कि आपका कंपटीशन कितना फीरियस है और आपकी मार्केट में क्लटर कितना ज़्यादा है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम क्लटर को एडवर्टाइजिंग की केस में इस तरह देख सकते हैं कि अगर एक बंदा किसी मेजर शाहराह पे जा रहा है, जो बड़ी शाहराह है, तो उसको कितने बिलबोर्ड्स नज़र आते हैं और उनमें से कितने बिलबोर्ड्स ऐसे हैं जिस पे कंज्यूमर गौर करता है या उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अगर तो बहुत ज़्यादा आप बिलबोर्ड लगा देंगे तो कंज्यूमर या आपका जो कस्टमर है वो उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करता जाएगा और आपके एडवर्टाइजमेंट की तरफ ध्यान नहीं देगा। इसको क्लटर कहते हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में क्लटर कितना ज़्यादा है। अगर मार्केट में क्लटर बहुत ज़्यादा है, यानी एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग है, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो एडवर्टाइजमेंट को उस तरह परसीव नहीं कर रहा जिस तरह के परसीव करने की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस में आपको एक्सेसिव बजट की ज़रूरत होती है। देन एडवर्टाइजिंग फ्रीक्वेंसी, कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली अपनी एडवर्टाइजिंग जो आपका एडवर्ट है वो कितनी फ्रीक्वेंटली चलाना चाहते हैं। देन प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, कि आपके कितने प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे इसका मतलब है उतना ज़्यादा आपको थ्रेट है। तो आपको प्रोडक्ट की अवेयरनेस, उसकी रीइंफोर्समेंट और उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए एक्सेसिव बजट्स की ज़रूरत होती है। देन डेवलपिंग द एड कैंपेन। जब हम एड कैंपेन डेवलप करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इन डिज़ाइनिंग एंड एवेल्युएटिंग एन एड कैंपेन, मार्केटर्स एम्प्लॉय बोथ आर्ट एंड साइंस टू डेवलप one, the market strategy or the positioning of an ad, what the ad attempts to convey about the brand। यानी कि जब हम बात करते हैं एड कैंपेन की, दिस इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस इन टर्म्स के आपको कितने एडवर्ट्स चलाने हैं, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी के अलावा कितनी अवेयरनेस क्रिएट करेगा, उस अवेयरनेस को मेजर कैसे करना है, फिर आपके ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स आपको कितने चाहिए और उसके मुताबिक आप कितनी मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं, कौन से लोग आपके प्रोडक्ट के तरफ इंक्लाइंड हैं, कौन से प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट हैं। दिस इज ऑल like mathematics, it's very mechanical and it's science, लेकिन at the same time there is a kind of art involved। जब आप अपनी कॉपी क्रिएट करते हैं, जब आप अपना मैसेज क्रिएट करते हैं, तो आपका मैसेज की इफेक्टिवनेस आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। सो इट इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो सबसे पहले जो आप डिसाइड करते हैं दैट इज़ योर मैसेज स्ट्रेटजी, और मैसेज स्ट्रेटजी सेज व्हाट यू वांट टू कन्वे अबाउट योर प्रोडक्ट, convey about your brand, and the creative strategy is how you express what you wanted to say about the brand or what the brand claims। यानी कि एक तरफ हम strategize कर रहे हैं कि मैसेज क्या होना चाहिए, और दूसरी तरफ हम उसका एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहे हैं कि एक्सप्रेशन किस किस्म का होना चाहिए। यानी कि हम दो लेवल्स पे ऑपरेट करें, एक रैशनल लेवल पे और एक इफेक्टिव लेवल पे, जिसे इमोशनल लेवल भी कहते हैं। देन एडवर्टाइजिंग गो थ्रू 3 steps। वन इज मैसेज जनरेशन एंड एवेल्युएशन, कि आप क्या मैसेज जनरेट कर रहे हैं और उसको कैसे एवेल्युएट करेंगे। देन क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, कि उसकी जो कॉपी है वो किस किस्म की आपने क्रिएट की है। कॉपी से मुराद वो तमाम चीज़ें जो एक ऐड में लिखी होती हैं या बोली जाती हैं। सो उसकी कॉपी कितनी अट्रैक्टिव है, कॉपी किस तरह से बनाई गई है, कौन कौन सी बातें उसमें कही गई हैं, वो कल्चरली कितनी साउंड है, इन तमाम चीज़ों को हम क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन में देखते हैं। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू, ये एक ऐसी चीज़ है जो नई डेवलप हुई है। यानी कि हम ये देखना चाहते हैं
कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है उससे लोगों के स्पेशली यंगस्टर्स के दिमागों पे क्या इफेक्ट होगा, क्या वो एथिकल है एडवर्टाइजमेंट चलाना। जैसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो जिसमें एक्सेसिव न्यूडिटी हो, या ऐसे एडवर्टाइजमेंट जिसमें कुछ ऐसे प्रॉप्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो लोगों को इंस्टिगेट करें टूवर्ड्स रॉन्ग बिहेवियर, या ऐसी सिचुएशन दिखाई जाए जिसमें किसी भी अनएथिकल चीज को प्रेज किया जा रहा हो। तो ये तमाम चीजें हमें अपने एडवर्टाइजमेंट में देखनी चाहिए कि कल्चरली और एथिकली और सोशली क्या हमारा एडवर्टाइजमेंट किसी टैबू को, किसी ऐसी चीज को हिट तो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव रिपरकशंस हो सकते हैं। नाउ व्हाट वी वांट टू सी इज के हमारे पास किस किस किस्म के एड्स होते हैं और एडवर्टाइजमेंट्स में हर जो मीडियम है उसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, जो टीवी एड्स हैं। एडवांटेजेस आर रीचेज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कंज्यूमर, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। दिस इज अ मैस मीडियम, लो कॉस्ट पर एक्सपोजर, यानी कि ओवरऑल एक एडवर्ट की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम एक्सपोजर पर पर्सन देखें तो वो बहुत कम होता है। एबिलिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रोडक्ट यूज, हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए दिखा सकते हैं। देन एबिलिटी टू पोर्ट्रे इमेज एंड ब्रांड पर्सनैलिटी, यानी कि हम ब्रांड की पर्सनैलिटी बता सकते हैं कि ये ब्रांड, अगर ये इंसान मतलब उसकी पर्सोनिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं और एक इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम जब से अगेन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सर्फ एक्सेल, जब सर्फ एक्सेल अपने आप को पोर्ट्रे करता है, एक ब्रांड इमेज शो करता है, दैट इज एन इमेज ऑफ समथिंग यू कैन ट्रस्ट, समथिंग which performs well, something which is robust, which is rough and tough, in a sense कि सख्त से सख्त दाग निकाल देगा। तो ये हम कुछ ब्रांड के एट्रीब्यूट्स और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। देन डिसएडवांटेज बहुत छोटे होते हैं, क्लटर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पॉपुलर ड्रामा के दौरान बैठ जाएं तो हो सकता है आपको ड्रामा की स्टोरी याद रह जाए, लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि उसमें कौन कौन से एड्स चले थे। रीज़न बीइंग क्लटर बहुत ज़्यादा है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक एड को प्रोड्यूस करने के लिए आपको सेट्स लगाने पड़ते हैं, टैलेंट हंट करनी पड़ती है, टैलेंट को ट्रेन करना पड़ता है और फिर कॉपी लिखनी पड़ती है। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट गोज इनटू क्रिएटिंग वन टीवी एडवर्टाइजमेंट। ना सिर्फ उसको शूट करने में, बल्कि उसके बाद उसकी एडिटिंग और पोस्ट एडिटिंग, फिर उसमें ग्राफिक्स और इस तरह की चीज़ें, दे हैव वेरी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन हाई कॉस्ट ऑफ प्लेसमेंट, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि कॉस्ट ऑफ एक्सपोजर तो कम है, यानी कि अगर हम देखें कि 10 लाख लोग देख रहे हैं आपका एडवर्टाइजमेंट, तो और आपने से 10 लाख ही उस पे खर्च किया है उस एक ऐड को प्लेस करने में, तो हो सकता है कि इसका मतलब है कि आपकी जो एक्सपोजर कॉस्ट है वो ₹1 पर पर्सन है, लेकिन जो इनिशियल कॉस्ट है दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसमेंट, वो बहुत हाई है, दैट इज 1 मिलियन। लैक ऑफ अटेंशन बाय व्यूअर्स, जैसे कि मैंने कहा क्लटर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे एड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते टीवी एडवर्टाइजमेंट्स पे। देन प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स, प्रिंट एडवर्ट्स के जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं वो ये है कि डिटेल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रिंट है आप बहुत ज़्यादा डिटेल दे सकते हैं। एबिलिटी टू कम्युनिकेट यूज़र इमेजरी, यानी कि आप बता सकते हैं कि किस किस्म के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं, इमेजेस शो कर सकते हैं प्रोडक्ट की, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसकी फर्दर एक्सपीरियंस के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं लोगों को किसी और मीडियम की तरफ। और एबिलिटी टू सेगमेंट, यानी कि जब आप प्रिंट एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो आप बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म के एड्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में
भी अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मैगज़ीन छपते हैं, जैसे जो लोग आईटी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैगज़ीन अलग हैं, जो लोग जनरल गॉसिप में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैगज़ीन अलग हैं, अखबार हैं। तो हमारे पास वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ मीडियम्स, प्रिंट मीडियम्स, जिसमें आप प्रिंट एड जो है वो पब्लिश करवा सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस, एक पैसिव मीडियम है, इंटरैक्टिविटी नहीं है इसमें। इसमें भी हम ये देखते हैं कि क्लटर बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक अच्छा मैगज़ीन उठा के देख लें तो हर दूसरे या तीसरे पेज पे आपको कोई ना कोई ऐड मिलेगा, एंड अनएबल टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रोडक्ट यूज़, यानी कि इसमें आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए नहीं दिखा सकते। हो सकता है आप क्रिएटिव तरीके से मुख्तलिफ इमेजेस दिखा के एक आइडिया देने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरह एक टेलीविज़न ऐड पे आप प्रोडक्ट का यूज़ दिखा सकते हैं उस तरह ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। प्रिंट ऐड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक पिक्चर, दूसरी हेडलाइन और तीसरी कॉपी। और इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो इसी सीक्वेंस में है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी पिक्चर की है, देन हेडलाइन क्या है, और लास्ट में कॉपी। जैसे इस वक्त जो एक एडवर्टाइजमेंट है, इसमें अ डक इज पुशिंग द ट्रॉली, which is something which is you will never see in your real life. So this is a picture which will catch your imagination, which will catch your eye. तो इस किस्म की जो पिक्चर्स हैं जो कंज्यूमर की अटेंशन लें, सबसे पहले उस पिक्चर की इम्पोर्टेंस है। देन आपने जो हेडलाइन दी, फॉर एग्जांपल इसमें जो हेडलाइन है, कैन योर इंश्योरेंस डू दिस, यानी कि दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या वो ऐसा कर सकती है, यानी कि हम सजेस्ट कर रहे हैं कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम दे रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। एंड देन द कॉपी, यानी कि जो कुछ इसमें आपको नीचे फाइन प्रिंट में नज़र आ रहा है, दिस इज़ द कॉपी। नाउ प्रिंट एड एवेल्युएशन क्राइटेरिया, कि आपने अगर प्रिंट ऐड है तो आप उसको एवेल्यूएट कैसे करेंगे। जब आपने एक कैंपेन डिज़ाइन कर दी तो उसके बाद उसको आपने एवेल्यूएट कैसे करना है। उसके लिए कुछ सवाल हैं जो हम अपने प्रिंट ऐड के बारे में पूछते हैं और फिर उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। इज़ द मैसेज क्लियर एट अ ग्लांस, यानी कि क्या मैसेज जैसे ही मैं देखता हूँ मुझे समझ आ जाती है क्या बात करना चाह रहे हैं। इज़ द बेनिफिट इन द हेडलाइन, यानी कि जो हेडलाइन है उसमें उसका बेनिफिट है। जैसे अभी हमने ऐड देखा कि हम लोगों ने ये बताया कि हमारी इंश्योरेंस अनबिलीवेबल है, यानी कि हमारी इंश्योरेंस वो कर सकती है जो कोई और इंश्योरेंस नहीं कर सकती, इसलिए हमने कहा कैन योर इंश्योरेंस डू दिस। देन डज द इलस्ट्रेशन सपोर्ट द हेडलाइन, यानी कि जो पिक्चर है और जो आपकी हेडलाइन है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, यानी कि आप कोई भी पिक्चर लगा के कोई भी हेडलाइन नहीं लगा सकते। डज द फर्स्ट लाइन ऑफ द कॉपी सपोर्ट और एक्सप्लेन द हेडलाइन एंड इलस्ट्रेशन, यानी कि जो आपकी पहली लाइन होनी चाहिए कॉपी की उसको हेडलाइन को एक्सप्लेन करना चाहिए और हेडलाइन का तमाम मतलब बताना चाहिए। देन इज द एड इजी टू रीड एंड फॉलो, यानी कि कॉम्प्लेक्स एड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू रीड, इजी टू फॉलो, इंफॉर्मेशन बड़ी प्रोमिनेंट करके लिखी होनी चाहिए। इज द प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाइड, यानी कि आपका प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। बहुत सारे ऐड आप देखेंगे जिसमें सबसे प्रोमिनेंट पिक्चर आपको एक प्रोडक्ट की नज़र आती है। रीज़न बीइंग ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं या प्रिंट ऐड में ये टेक्निक उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंट्रोडक्शन की स्टेज पे हो। देन इज द ब्रांड और स्पॉन्सर क्लियरली आइडेंटिफाइड, यानी कि किस चीज़ का ऐड है ये क्लियरली इससे पता चल रहा है। बहुत सारी दफ़ा हम लोग एड्स देखते हैं और उसमें क्लियरली पता नहीं चलता कि ये ऐड था किसका, यानी इस ऐड का मकसद क्या था और ये किसने ऐड दिया है, तो क्या ये क्लियरली डिफाइंड है। सो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू शुड लुक इनटू। नाउ व्हाट वी वांट टू लुक इनटू इज वेरिएबल्स इन मीडिया सिलेक्शन। क्या वेरिएबल्स हैं? फर्स्ट इज रीच,
second is frequency, third is impact, and the fourth one is exposure. रीच से मुराद ये है कि आपका प्रोडक्ट कितने लोगों तक या कितने हाउस होल्ड्स तक पहुंच रहा है। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो कितनी दफ़ा वो एडवर्टाइजमेंट देखा जाता है। और इम्पैक्ट से मुराद ये है कि उसका जो क्वालिटेटिव एक्सपोजर का इम्पैक्ट है वो कितना है। और एक्सपोजर यानी एक दफ़ा जब कोई बंदा एक एड देखता है तो ही इज़ एक्चुअली एक्सपोज्ड टू दैट एड। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो वेरिएबल्स हैं मीडिया सिलेक्शन के, और इनको हमें मद्देनज़र रखना होता है जब हम अपने ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स ख़रीदते हैं। यानी कि आपका जो मैगज़ीन है, आपका जो टीवी चैनल है, उसकी रीच क्या है, फिर आपने अपना एडवर्ट किस फ्रीक्वेंसी से चलाना है, एक गिवन पीरियड, एक महीने में 10 दफ़ा चलाना है, 20 दफ़ा चलाना है, कितनी दफ़ा चलाना है, और देन उसका इम्पैक्ट कितना चाहते हैं आप। अगर आप इम्पैक्ट ज़्यादा चाहते हैं, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्वालिटेटिव, इम्पैक्ट ज़्यादा चाहते हैं तो आप महंगे चैनल पे जाएंगे। अगर इम्पैक्ट छोटा चाहते हैं तो आप सस्ते चैनल की तरफ जा सकते हैं। और इनफैक्ट इम्पैक्ट जो है आपका वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और रीच पे, और एक्सपोजर डिपेंड करता है आपका रीच पे, फ्रीक्वेंसी पे और इम्पैक्ट पे। नाउ चूजिंग अमंग मेजर मीडिया टाइप्स, हम किस तरह मीडिया टाइप्स पे ये फैसला करते हैं कि कौन सा मीडिया चूज किए। सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ टारगेट ऑडियंस एंड मीडिया हैबिट्स, कि टारगेट ऑडियंस कौन है और उसकी मीडिया हैबिट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यंगस्टर्स की बात करते हैं तो फेसबुक कुड बी अ बेटर मीडियम, रीज़न बीइंग उनकी टारगेट ऑडियंस इज़ यंग और उनकी मीडिया हैबिट्स हैं कि दे यूज़ सोशल मीडिया। लेकिन अगर हम मैस मीडिया की बात करें तो फिर हम ये देखते हैं कि मीडिया हैबिट्स में वो किस किस्म के चैनल्स देखते हैं। क्या वो रेडियो सुनते हैं, क्या वो अखबार पढ़ते हैं, अगर वो रेडियो और अखबार नहीं पढ़ते तो टीवी देखते हैं, टीवी में वो कौन से चैनल्स देखते हैं। से हमारे यहाँ आग टीवी है या प्ले टीवी है, वो बहुत शौक से देखते हैं, यंगस्टर्स हैं, तो हमें उस पर अपना ऐड चलाना चाहिए। देन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमारा प्रोडक्ट किस नेचर का है। फॉर एग्जांपल प्ले टीवी पे या आग टीवी पे डालडा का ऐड इतना सूटेबल नहीं है। जायका या ज़ौक टीवी पे जो कुकिंग चैनल्स हैं उस पर डालडा कुकिंग ऑयल का ऐड इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, और इसको हम अपने दूसरे न्यूज़ चैनल्स और जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं जैसे जियो एंटरटेनमेंट है, एक्सप्रेस टीवी का एंटरटेनमेंट चैनल है, उस पर भी चला सकते हैं। देन मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मैसेज किस किस्म का आपने कोड किया है। अगर मैसेज जो है उसमें उसकी टोन किस किस्म की है, अगर वो मैसेज सीरियस है तो उसे किसी सीरियस चैनल पे, किसी सीरियस मीडियम के थ्रू हमें प्रेजेंट करना होता है। देन द लास्ट थिंग इज कॉस्ट, हम कितनी कॉस्ट बेयर कर सकते हैं। कुछ चैनल्स जो हैं, अगर मैं सिर्फ टीवी चैनल्स की बात करूं तो कुछ चैनल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, उनके जो रेट कार्ड है उस पे पर सेकंड जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ पे बहुत कम है। अच्छा, to understand the cost of putting a TV channel, please do visit different TV channels website. आज टीवी की वेबसाइट विजिट कीजिए, जियो टीवी की वेबसाइट विजिट कीजिए, एक्सप्रेस टीवी की विजिट कीजिए। आपको फिर अंदाज़ा होगा कि इन्होंने अपने रेट्स वहाँ पे दिए होते हैं कि पर सेकंड आप जो है वो अगर ऑफ पीक या ऑन पीक ऐड चलवाएंगे तो उसके क्या चार्जेस होंगे, प्राइम टाइम पे क्या चार्जेस होंगे। तो इनको ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। देन मेजर मीडिया टाइप्स हमारे पास क्या है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, डायरेक्ट मेल है, रेडियो है, मैगजीन है, आउटडोर्स हैं, येलो पेजेस हैं, न्यूज़लेटर हैं, ब्रोशर्स हैं, टेलीफोन है और इंटरनेट है। येलो पेजेस के बारे में बताता चलूँ, ये वो
यूँ समझ लीजिए कम्युनिकेशन व्हीकल है जिसमें आप स्पेशली बिजनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। येलो पेजेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं और पाकिस्तान के येलो पेजेस भी छपते हैं। डू गूगल येलो पेजेस पाकिस्तान, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि पाकिस्तान में येलो पेजेस किस किस्म के होते हैं और किस किस्म की इंफॉर्मेशन उनमें छपती है। देन प्लेस एडवर्टाइजिंग। प्लेस एडवर्टाइजिंग जो है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, जिसमें आप किसी जगह पे अपना एडवर्ट प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम जो एक देख रहे हैं टैक्सी, उसके ऊपर एक ऐड हमने प्लेस कर दिया है। इस तरह हम किसी भी जगह पे अपना ऐड प्लेस कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ऐसी जो यूनिक प्लेसेस होती हैं वहाँ पे कंज्यूमर चांसेस आर कंज्यूमर ज़्यादा अटेंशन पे करे। फॉर एग्जांपल पिंडी इस्लामाबाद में वरान बसेस थी। वरान बस सर्विस ने अपनी जो बसेस हैं वो रेंट करते थे एज मूविंग बिलबोर्ड्स, क्योंकि उन लेफ्ट एंड राइट साइड पे काफ़ी जगह अवेलेबल थी जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर एडवर्टाइजिंग। तो हम इस तरह भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। देन एडवर्टाइजिंग टाइमिंग पैटर्न्स। एडवर्टाइजिंग के टाइमिंग पैटर्न्स बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं। इस वक्त हम जो 12 जेनेरिक पैटर्न्स हैं उनको देख रहे हैं। वन इज हम पहले जो यूँ समझ लीजिए एक्स एक्सिस पे हम टाइम देख रहे हैं और टाइम हमने मंथ्स में लिए, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मैसेजेस पर मंथ हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्टिन्यूस और इंटरमिटेड। कॉन्सेंट्रेटेड से मुराद ये है कि आप एक ही वक्त में सारी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं और उसके बाद कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। कॉन्टिन्यूस यानी कि आप थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 महीना है या 2 महीने, हम एक लेवल मेंटेन करते हैं एडवर्टाइजमेंट का। देन इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब ये है कि आप पहले एक थोड़े अरसे के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसके बाद कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, फिर कुछ ऐसे बात करते हैं फिर नहीं होती। अच्छा, उसमें लेवल्स भी हैं। उसमें एक तो लेवल है यानी एक जैसी रखना, देन राइजिंग यानी कि इंक्रीज करना, देन फॉलिंग यानी कि कम होना, और फिर ऑल्टरनेटिंग यानी जिसमें चेंजेस आता रहे। फॉर एग्जांपल हम इसमें से हर एक की एक एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड में फॉलिंग को देखते हैं, नंबर 3 को। कॉन्सेंट्रेटेड में जब हम फॉलिंग देखते हैं तो इसका मतलब है हमने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एडवर्टाइजमेंट की और उसके बाद कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, लेकिन उसमें शुरू में हम लोगों ने एक्सेसिव हाई एडवर्टाइजिंग की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते हुए 0 तक ले गए और उसके बाद कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं थी। इसी तरह अगर हम कॉन्टिन्यूस को देखें तो हम ऑल्टरनेटिंग देखते हैं, यानी कि हम एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने किए, लेकिन उसका लेवल कभी कम होता था, कभी थोड़ा सा ज़्यादा होता था, लेकिन एक डिफाइंड लिमिट्स तक हम लोगों ने रखा कि इससे ज़्यादा कम नहीं होने देना और इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, और लेकिन कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द टाइम पीरियड हम लोग उसको एडवर्टाइज करते रहे। देन इंटरमिटेड में हम लोग लेवल देख लेते हैं, यानी कि एक ही लेवल मेंटेन करना है थ्रू आउट, कि इससे ज़्यादा हमने एडवर्टाइजिंग नहीं करनी, लेकिन उसमें पैचेस आएंगे, यानी कि एडवर्टाइजमेंट होगी और फिर बिल्कुल नहीं होगी, फिर होगी, फिर बिल्कुल नहीं होगी। सो दीज आर एडवर्टाइजिंग टाइमिंग पैटर्न्स। देन मीडिया स्केड्यूल पैटर्न्स। मीडिया को जब हम मीडिया की स्केड्यूलिंग करते हैं तो उसके क्या पैटर्न हो सकते हैं? कॉन्टिन्यूटी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, फ्लाइटिंग होता है, एंड पल्सिंग होता है। कॉन्टिन्यूटी यानी कॉन्टिन्यूसली हम जो है अपना एड प्लेस करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि एक दफ़ा हम एड प्लेस करते हैं और फिर उसके बाद सारा पैसा जो भी हमारे पास होता है वो हम उसी वक्त खर्च कर देते हैं। देन फ्लाइटिंग। फ्लाइटिंग से मुराद ये है कि हमारी
एडवर्टाइजिंग होती है, फिर नहीं होती, फिर होती है, फिर नहीं होती। और पल्सिंग से मुराद ये है कि आप उसी लेवल पे एक लेवल मेंटेन करते हैं जिसमें लो एडवर्टाइजिंग करते हैं, लेकिन कभी थोड़ी ज़्यादा होती है, कभी थोड़ी कम होती है, कभी थोड़ी ज़्यादा होती है, कभी थोड़ी कम होती है, पल्सेट करती है, लेकिन एट अ वेरी लो लेवल। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि फ्लाइटिंग और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या डिफरेंस है। फ्लाइटिंग की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स कि आपके पास बजट है, आपने थ्रू आउट द टाइम पीरियड यूज़ किया, लेकिन किसी वक्त आपने एडवर्टाइजिंग की, किसी वक्त आप बिल्कुल नहीं करते, फिर आप करते हैं, फिर बिल्कुल नहीं करते। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में आपके पास जो भी बजट होता है वो एक ही दफ़ा आप सारा खर्च कर देते हैं। तो ये डिफरेंट मीडिया स्केड्यूल पैटर्न्स हैं। मेजरिंग सेल्स इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, हम सेल्स इम्पैक्ट कैसे मेजर करते हैं? पहले हम देखते हैं कि हमारा शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, यानी कि हमारी इंडस्ट्री में हम लोग इंडस्ट्री के लिहाज से कितना एक्सपेंडिचर करते हैं। देन शेयर ऑफ वॉइस क्या है, यानी कि हम जो है हमें कितना डिस्टिंक्टली देखा जा रहा है फ्रॉम आर कंपेटिटर्स, फ्रॉम आर सब्स्टिट्यूट, यानी कि हम कितने प्रोमिनेंट हैं। देन शेयर ऑफ माइंड एंड हार्ट्स, कि हम लोगों ने कितने लोगों को इस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया कि वो हमारा प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे। शेयर ऑफ माइंड एंड शेयर ऑफ हार्ट, शेयर ऑफ माइंड इज़ समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद products that are rational. Share of heart is associated with products with which you have emotional attachments. तो आपके पास शेयर ऑफ माइंड और शेयर ऑफ हार्ट कितना है, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू शेयर ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट में कितने % लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, दैट इज योर मार्केट शेयर। Then what is sales promotion? Sales promotion consists of a collection of incentive tools, mostly short term, designed to stimulate quicker or greater purchase of particular products or services by consumer or the trade. यानी कि सेल्स प्रमोशन वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो एक तो शॉर्ट टर्म होती और इनका मकसद जो है सेल्स इंक्रीज करना होता है। कंज्यूमर डायरेक्टेड सेल प्रमोशन टैक्टिक्स, ये वो टैक्टिक्स हैं जिसके ज़रिए हम कंज्यूमर के केस में सेल्स प्रमोशन करते हैं। सैम्पल्स हैं, सैम्पल्स की हमने बात की। कूपन्स आपको पता है। कैश रिफंड ऑफर्स, कैश रिफंड ऑफर्स ये होती हैं कि आप अगर हमारा प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हम आपको जो भी टोटल कॉस्ट है उसका कुछ कैश रिफंड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ परचेज दिखाना पड़ेगा। प्राइस ऑफ, यानी कि हम प्राइसेस कम कर देते हैं, प्राइस ऑफ कर देते हैं, 5 रुपए की बचत, 6 रुपए की बचत, 10 रुपए की बचत। देन प्रीमियम्स, जिसमें हम प्रीमियम जो है वो कंज्यूमर को पे करते हैं। देन प्राइजेस, आपके मुख्तलिफ इनामात निकलते हैं। पैटर्नेज रिवॉर्ड, यानी कि जो आपके कंसिस्टेंट कंज्यूमर होते हैं, जो कंसिस्टेंटली आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उनकी उस पैटर्नेज की वजह से कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करें, आप उनको किसी ना किसी तरीके से रिवॉर्ड करते हैं। यानी कि आप अगर 10 प्रोडक्ट्स खरीदेंगे हमारे या 10 यूनिट्स खरीदेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। देन फ्री ट्रायल्स, फ्री ट्रायल्स में आप उनको प्रोडक्ट के ट्रायल्स करवाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, जैसे टेस्ट राइड्स होती हैं गाड़ियों की। देन टाई इन प्रमोशंस, यानी कि आप कोई ना कोई प्रमोशंस जो है वो टाई इन कर देते हैं विद द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। देन ट्रेड डायरेक्टेड सेल्स प्रमोशन टैक्टिक्स, यानी कि जो सेल्स टैक्टिक्स हैं जो डायरेक्टेड हैं टूवर्ड्स बिजनेसेस। प्राइस ऑफ, यानी कि हम प्राइसेस में कह देते हैं कि इतने % ऑफ है, या 5 रुपए पर यूनिट या 10 रुपए पर यूनिट। देन अलाउंसेस, अलाउंसेस ये है कि अगर आप हमारे किसी ट्रेड एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं तो हम आपको ये फ़ायदे देंगे, इतना आपको अलाउंस मिल जाएगा ऑन योर नेक्स्ट परचेज, या आपको हम जो पर यूनिट है वो इतना कम कर देंगे। देन फ्री गुड्स, आप फ्री गुड्स देते हैं। सेल कॉन्टेस्ट करवाते हैं, यानी कि जो ज़्यादा सेल करेगा हम उसको ये इंसेंटिव देंगे। देन वी हैव स्पिफ्स, ट्रेड शोज
and specialty advertising. Moving forward, we also have events and experiences. Events and experiences के थ्रू भी हम पब्लिक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दिस इज़ यू रॉक एक कॉन्सर्ट की सीरीज़ थी जो यूफोन ने करवाई थी. इसका मकसद ये था कि प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके इन यंगस्टर्स. सो हम इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं. इसमें एक्सप्लिसिटली हम ये नहीं कहते कि प्रोडक्ट आप आके ख़रीदें, बल्कि इम्प्लिसिटली हम जो है प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. Now the question is why we sponsor events. Number one, it to identify with particular target market or lifestyle. जैसे हमने कॉन्सर्ट को किया, यूथ को वो टारगेट करना चाहते थे यूफोन वाले, इस वजह से उन्होंने यू रॉक जो है वो कॉन्सर्ट अरेंज करवाया. देन टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, इससे ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होती है. टू क्रिएट और री इन्फोर्स कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ की ब्रांड इमेज एसोसिएशन, यानी कि जो की ब्रांड इमेज एसोसिएशन होता है उसको री इन्फोर्स करना. जैसे यूफोन इज ऑल अबाउट यूथ, इस ब्रांड परसेप्शन को, इस ब्रांड एसोसिएशन को कि इट इज़ अ यूथ प्रोडक्ट, या इसका जो पोस्ट पे पैकेज की हम बात नहीं करते, जिसका जो प्री पे पैकेज है, जो यूथ पैकेज है, वो इट इज़ ऑल अबाउट यूथ. तो हम इस तरीके से इन इवेंट्स के थ्रू हम इन ब्रांड एसोसिएशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. देन टू इन्हांस कॉर्पोरेट इमेज, हम अपनी कॉर्पोरेट इमेज को बेहतर कर सकते हैं. टू क्रिएट एक्सपीरियंस एंड एवोक फीलिंग्स, यानी कि हम जब इवेंट्स क्रिएट करते हैं तो एक जनरली हम एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं और उससे हम पॉजिटिव इमोशंस, एक पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं, जो फिर अल्टीमेटली एसोसिएट होती हैं विद द ब्रांड. देन टू एक्सप्रेस कमिटमेंट टू कम्युनिटी, यानी कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं कॉन्सर्ट्स के अलावा जिससे हम अपनी कमिटमेंट शो करते हैं टूवर्ड्स द कम्युनिटी. टू एंटरटेन की क्लाइंट और रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़. बहुत दफ़ा हम लोग जो इवेंट्स कर रहे होते हैं उसका मकसद सिर्फ अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करना नहीं होता, अपने क्लाइंट्स को खुश करना नहीं होता, बल्कि इंटरनल मार्केटिंग भी होती है. यानी कि हम इंटरनल प्रमोशंस कर रहे हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस क्लाइंट के अलावा हमारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं. टू परमिट मर्चेंडाइजिंग और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि हम मर्चेंडाइजिंग और जो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं और उनको अलाउ करते हैं. जैसे वॉल्स का जो फेस्टिवल था, आइसक्रीम फेस्टिवल, उसमें उन्होंने कोशिश की कि वो अपने प्रोडक्ट को मर्चेंडाइज करें, वो अपने प्रोडक्ट को फेस्टिवल में सेल करें और इससे आपको एक मौका मिलता है कि अपने इस एक्सपीरियंस के साथ अपने प्रोडक्ट को एसोसिएट करें, यानी कि खुशी के साथ प्रोडक्ट को एसोसिएट करें. तो अल्टीमेटली जब भी लोग खुश होंगे तो वो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे. Then what we want to look into is public relation, और public relation क्या होती है and what are the public relation functions. Public relations वो तमाम activities हैं जिसके थ्रू आप पब्लिक के साथ जो जनरल पब्लिक है उसके साथ एक अच्छी रिप्यूट कायम करने की कोशिश करते हैं और अपनी कॉर्पोरेट इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. कॉर्पोरेट इमेज के अलावा आपकी कंपनी के साथ अगर कोई नेगेटिव चीज़ें एसोसिएट हुई होती हैं या कोई ऐसी मार्केट में बात होती है जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी के स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ा, तो आप पब्लिक रिलेशनिंग के थ्रू इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. पब्लिक रिलेशनिंग के फंक्शन क्या है? प्रेस रिलेशन, यानी प्रेस के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, उनको अपनी कंपनीज के बारे में जो आपने अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं वो इन्फॉर्म रखना. फॉर एग्जांपल आपने अपने प्लांट में कोई ऐसी चीज़ इंस्टॉल की है जिससे आपके कार्बन एमिशंस ख़त्म हो जाएंगे, तो आप उसकी एक प्रेस रिलीज़ निकालें और फिर प्रेस को इस बारे में बताएं ताकि आप अपनी गुडविल क्रिएट कर सकें
in the community. Then product publicity, आप प्रोडक्ट के बारे में पब्लिसिटी का काम करना, ये भी PR वालों का काम होता है. देन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल पे जो कम्युनिकेशन है कि हमारी कॉर्पोरेट इमेज क्या है, हमारी कॉर्पोरेट वैल्यूज़ क्या हैं, हमारा कॉर्पोरेट मिशन क्या है, इनको प्रमोट करना, ये पब्लिक रिलेशंस का काम होता है. देन लॉबिंग, यानी कि वो तमाम लॉज जो हमें ट्रेडिंग में फैसिलिटेट करें उनके लिए लॉबिंग करना. एंड देन काउंसलिंग, काउंसलिंग में हम अपनी सीनियर मैनेजमेंट की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की को बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किस तरह उनको टैकल करना चाहिए, यानी कि उनको एडवाइस करना. ये भी पब्लिक रिलेशनिंग का ही काम है, क्योंकि दे हैव देयर हैंड ऑन द नर्व ऑफ हाउ मार्केट्स आर पल्सेटिंग, सो दे शुड कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू द हायर अप्स ताकि वो अप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकें. देन टास्क एडेड बाय पब्लिक रिलेशनिंग, यानी कि जो पब्लिक रिलेशंस हैं उससे कौन कौन से टास्क जो हैं उनको हेल्प मिल सकती है. लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप पब्लिक रिलेशनिंग भी करते हैं. जैसे कि हमने कहा पिछली स्लाइड में देखा कि पब्लिक रिलेशनिंग का काम जो है पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी है, पब्लिसिटी करना भी उनका काम है. इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि इंडिया में जब टाटा नैनो लॉन्च हुई तो बहुत बड़ा पब्लिक रिलेशनिंग इवेंट किया गया, जिसमें उसको ना सिर्फ अनवेल किया गया बल्कि मीडिया से भी बात की गई और उनके CEO ने बात की ताकि वो बता सके कि वी हैव फुलफिल्ड आवर प्रॉमिस. देन रीपोजिशनिंग ऑफ अ मैच्योर प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट मैच्योरिटी की स्टेज पे आ गया एट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो उसकी रीपोजिशनिंग करना. देन बिल्ड इंटरेस्ट in the product in a product category, यानी कि लोग अगर if they are not interested in certain product category तो उनका interest develop करना by talking to people, creating stories about how this product can be used और कैसे लोगों ने इस्तेमाल किया और उन stories को share करना. Then influence specific target group, कुछ specific target ग्रुप होता है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे मीडिया ग्रुप्स हैं, जैसे ऐसे लोग जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना. डिफेंडिंग द प्रोडक्ट्स दैट हैव इनकाउंटर्ड पब्लिक प्रॉब्लम, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स को डिफेंड करना जब कोई पब्लिक प्रॉब्लम की वजह से सेल्स डाउन हो रही हैं और कंपनी की इमेज ख़राब हो रही है. फॉर एग्जांपल टाइलेनॉल जो है, टाइलेनॉल की it is a painkiller and fear reliever medicine है. Do search it on the internet if you don't know about it. उनके साथ ये हुआ कि जॉनसन जॉनसन का ये प्रोडक्ट है, इनके किसी एक बॉटल में किसी ने साइनाइड डाल दी जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई. इसके बाद देयर वाज अ ह्यूज बैकलैश अगेंस्ट द प्रोडक्ट. जॉनसन जॉनसन ने जितनी भी बॉटल्स थी विच वर ऑन द शेल्फ, वेदर दे हैव साइनाइड और दे डोंट, उन्होंने वो सब वापस बुला ली. और फिर पब्लिक रिलेशनिंग का काम था कि वो जॉनसन जॉनसन के प्रोडक्ट्स में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर करें, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन ना सिर्फ ये मेडिसिन बना रही थी बल्कि जॉनसन जॉनसन का एक बड़ा हिस्सा बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाता है. तो पीपल आर वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर किड्स, पीपल आर वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर हेल्थ. तो उस टाइम में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो और इसके तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स का ये काम होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स विच हैव बीन टार्निश्ड in the eyes of customer उसको restore कर सकें. Then build a corporate image in a way that reflects favorable on product, यानी कि corporate image को बनाना और ऐसी corporate image बनाना जो product के लिए favorable हो. Then major tools in marketing PR, यानी कि marketing PR किन किन tools को use करती है इन तमाम कामों के लिए. publications, publications जो हैं वो research publications भी हो सकती हैं और publications about the company as well. Then events, seminars,
प्रेस इवेंट्स, ये तमाम जो है पब्लिक रिलेशनिंग का काम होता है। देन स्पॉन्सरशिप्स, आप इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, किसी कॉज को स्पॉन्सर करते हैं, किसी रिसर्च को स्पॉन्सर करते हैं, तो ये सारे पीआर के काम हैं। देन न्यूज़, यानी कि कोई आपने ऐसा काम किया है, कोई इनोवेशन की है, कोई इनिशिएटिव लिए, उसके बारे में न्यूज़ क्रिएट करना और फिर उसको सर्कुलेट करवाना। स्पीचेस, ये भी पीआर वाले करवाते हैं, और स्पेशली इनमें स्पीचेस देने वाले कंपनी की हायर मैनेजमेंट होती है। जैसे पीआर इवेंट्स एप्पल करती है, जैसे पीआर इवेंट टाटा ने किया। देन पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़, पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ में आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें पब्लिक गुड इज़ एट द सेंटर, और पब्लिक गुड सेंट्रिक कोई भी एक्टिविटी जो है उसको करने का मकसद ये होता है कि आप अपनी कंपनी की इमेज इम्प्रूव कर रहे होते हैं। पब्लिक सर्विस एक्टिविटी जैसे बीच क्लीनिंग है, बहुत सारी कंपनी जो हैं वो पे करती हैं बीच क्लीनिंग एक्टिविटीज़ में, या इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ जिसमें सफाई करने का जो काम है वो मिलजुल के कम्युनिटी के इसके साथ मिलके करती हैं। तो ये सारी पब्लिक सर्विस एक्टिविटी होती है। देन आइडेंटिटी मीडिया, यानी कि मीडिया पे जो आइडेंटिटी है उसको क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना, ये काम भी पीआर का होता है। What is direct marketing? Direct marketing is the use of consumer direct channels to reach and deliver goods and services to consumer without using market middleman। यानी कि जब हम market middleman के बगैर कंज्यूमर को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या यूँ कहना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में आपकी डायरेक्ट मेल आ जाती है, जिसमें आप डायरेक्टली लोगों को मेल के थ्रू अपना प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करते हैं। देन कैटलॉग्स आ जाते हैं, टेली मार्केटिंग आ जाती है, एंड अदर डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो आपके मीडियम्स हैं और अदर जो चैनल्स हैं। सो हम लोग कैसे करते हैं, इसका वही स्टैंडर्ड तरीका है जो बाकी तमाम व्हीकल्स का या बाकी तमाम कैंपेन्स का या चैनल्स का तरीका हुआ करता है। कंस्ट्रक्टिंग अ डायरेक्ट मेल कैंपेन, यू फर्स्ट एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव, select the target audience which are called prospects here, developed offer elements के उसमें आपने क्या ऑफर करनी है, then test the elements, उसको हम टेस्टिंग करते हैं, एक स्मॉल पायलट टेस्टिंग करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और उसमें कोई चीज़ की कमी तो नहीं रह गई, then you execute it, और the final is you measure the success के वो उसका क्या रिस्पॉन्स आया, कितने लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। RFM फार्मूला फॉर सेलेक्टिंग प्रॉस्पेक्ट्स, जब हम बात कर रहे थे अभी सेलेक्टिंग प्रॉस्पेक्ट्स की, तो हम उस पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि रीसेंसी कितनी थी, यानी कि प्रोडक्ट कितना अरसा पहले परचेज किया गया था, फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कितनी दफ़ा प्रोडक्ट परचेज किया जाता है, और मॉनेटरी वैल्यू क्या है, यानी कि उस बंदे ने आज तक जो टोटल प्रोडक्ट्स खरीदे हैं उसकी क्या वैल्यू बनती है। तो इसकी बेसिस पे हम अपने जो डायरेक्ट में जो मार्केटिंग के की जो कैंपेन है उसके प्रोस्पेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। देन एलिमेंट्स ऑफ द ऑफर, प्रोडक्ट क्या हम ऑफर कर रहे हैं, ऑफर क्या है, यानी कि उसमें क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं और क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसको, मीडियम क्या होगा, किस मीडियम के थ्रू हम जो है अपनी जो ऑफ़र है उसको पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होगा, यानी कि ऑफ़र का मीडियम तो हमने डिसाइड कर लिया कि फिर हम ये देखेंगे कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, एंड देन लास्ट इज़ जो क्रिएटिव स्ट्रेटजी, उसमें क्रिएटिविटी का एलिमेंट क्या होगा, किस तरह उसको हमने क्रिएटिव बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि कंज्यूमर की हम अटेंशन को ग्रैब कर सकें। देन कंपोनेंट्स ऑफ मेलिंग, जब हम डायरेक्ट मेल की बात करते हैं
तो हम लोगों को किन चीज़ों को देखना चाहिए? आउटसाइड एनवेलप, यानी आउटसाइड एनवेलप कैसा होगा? सफ़ेद होगा या आपकी कंपनी का ब्रांडेड होगा? उस पर क्या इंफॉर्मेशन होगी? सेल्स लेटर होगा या नहीं होगा? और उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी? किस तरह बात की होगी? किसको एड्रेस किया होगा? और कौन बंदा जो है वो नीचे साइन करेगा, यानी कि वो किसकी तरफ से लेटर जाएगा, सेंडर उसका कौन होगा? देन सर्कुलर, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है आप सर्कुलेट करेंगे? देन रिप्लाई फॉर्म, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि उसका कोई रिप्लाई फॉर्म हो या कोई फॉर्म हो जिस पे उसका कंज्यूमर रिस्पॉन्ड कर सके या ऑर्डर प्लेस करे, क्या वो इंसर्ट करना है आपने? और क्या उसका रिप्लाई एनवेलप भी आपने देना है? क्या आप उसकी जो इंफॉर्मेशन की जो भी वो देगा फॉर्म के थ्रू, उसकी पोस्टेज भी आप पे करना चाहते हैं? तो उसके लिए आप रिप्लाई एनवेलप देते हैं। देन कैटलॉग में हम ये देखते हैं कि कैटलॉग मार्केटिंग में हम लोग एक कैटलॉग बना लेते हैं जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके थोड़े बहुत फीचर्स लिखे होते हैं और उनकी प्राइसेस दी होती हैं, और ये बताया होता है कि उस प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं एक कैटलॉग में। तो कैटलॉग जो हैं वो दो किस्म के कंपनीज भेजती हैं। एक फुल मर्चेंडाइज कैटलॉग होता है जिसमें आपकी तमाम मर्चेंडाइज जो कुछ आप बेचते हैं वो उसमें अवेलेबल होता है। एंड देन स्पेशलिटी कंज्यूमर कैटलॉग जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की टाइप के बारे में जो है वो कैटलॉग बनाया था और उसकी डिटेल्स दी होती हैं। कैटलॉग जो है वो आपके पास प्रिंट की सूरत में प्रिंटेड कैटलॉग्स मोस्टली आपको नज़र आते हैं। अगर आप किसी बड़े स्टोर में जाएं तो आपको उनके कैटलॉग्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेट्रो जो है, मेट्रो कैश एंड कैरी है, यहाँ पे आप जाके चीज़ें ख़रीद सकते हैं। होल सेलिंग रेट पे भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मेजर सिटीज़ पाकिस्तान के जो हैं उनमें मौजूद है, वहाँ पे आप उनके प्रिंट कैटलॉग्स मिल जाएंगे। लेकिन आजकल डीवीडी पे भी कैटलॉग्स अवेलेबल होते हैं या ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपने ऑनलाइन एक कैटलॉग देखना है, यू वांट टू गेट अ फील ऑफ व्हाट इज़ एन ऑनलाइन कैटलॉग, ट्राई गूगल आर्गोस, ARGOS। आगोस को की वेबसाइट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन कैटलॉग क्या होते हैं। मैनी डायरेक्ट मार्केटर्स फाइंड कंबाइनिंग कैटलॉग्स विद वेबसाइट्स एन इफेक्टिव वे टू सेल। अगर आप कैटलॉग्स को किसी वेबसाइट के साथ इस्तेमाल करें, इन दो मीडियम्स को इकट्ठे इस्तेमाल करें, हम ये देखते हैं कि वेबसाइट के थ्रू आप इंटरैक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं। वेबसाइट में की जब हम बात करते हैं तो वेब 2.0 के बाद हम लोगों ने इतनी इंटरैक्टिविटी जनरेट कर दी है वेबसाइट्स के अंदर कि अगर आप चाहते हैं कि कंज्यूमर इंटरैक्ट करे आपके प्रोडक्ट के साथ, तो आप उसकी 3D इमेजेस डाल सकते हैं वेबसाइट पे, आप उसकी स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स डाल सकते हैं, आप वीडियोस डाल सकते हैं। सो इस तरह आप इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। देन हम देखना चाहते हैं कि टेली मार्केटिंग की क्या क्या टाइप्स हैं। एक तो टेली सेल्स है, यानी कि आप फ़ोन करते हैं और सेल करने की कोशिश करते हैं। देन टेली कवरेज, जहाँ पे आप लोगों को फ़ोन करते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं या उनकी इनबाउंड कॉल्स लेते हैं और एक वाइड एरिया तक कोशिश करते हैं कि आप कवर कर सकें। देन टेली प्रॉस्पेक्टिंग, यानी कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर को ढूंढने के लिए आप मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स करते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उनकी परचेज इंटेंशन को जज करने की कोशिश करते हैं। देन कस्टमर सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट, यानी कि जो कॉल सेंटर्स होते हैं जिस पे आप कॉल करके, जैसे यूफोन का कॉल सेंटर है, वाइट ट्राइब का कॉल सेंटर है, आप यहाँ पे कॉल करते हैं और आपको जो भी कस्टमर आपको प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो कस्टमर डिस्कस करते हैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। देन अदर मीडिया फॉर डायरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आप जो दूसरे मीडियम्स यूज़ कर सकते हैं वो टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर हैं, कियोस्क्स हैं, मैगज़ीन्स हैं और इंटरनेट है।
इनके थ्रू आप रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। देन पब्लिक इश्यूज इन डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग के कुछ पब्लिक इश्यूज भी हैं जब भी आप डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करते हैं। वन इज़ इरिटेशन। फॉर एग्जांपल आपको आपकी मेल में फजूल ईमेल्स आ रही हैं, वो चाहे सरफेस मेल हो या ईमेल हो, या फिर आपको फजूल में लोग कॉल कर रहे हैं या टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, तो आप इरिटेट हो सकते हैं। तो उसकी वजह से एक आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है। तो कंज्यूमर को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कंज्यूमर इरिटेट ना हो। अनफेयरनेस, कई बार ये भी देखा गया है कि डायरेक्ट सेल्स में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर इतना अवेयर नहीं होता, तो these companies prey on the consumer. So this is kind of unfairness in direct marketing. Then deception and fraud. बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि direct marketing में, क्योंकि आप mass medium पे बात नहीं कर रहे होते, डायरेक्टली कंज्यूमर से बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉल करके बात करें तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ कुछ और हों, उसकी परफॉर्मेंस लेवल कुछ और हो, फीचर्स कुछ और हों, और आप कंज्यूमर को कुछ और प्रॉमिस करें, तो दिस इज़ काइंड ऑफ फ्रॉड। देन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि आप लोगों की प्राइवेसी में इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी भी वक्त उनको कॉल कर दी। फिर दिस इज़ ऑल्सो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के जब आप उनको ईमेल्स कर रहे हैं और पर्सनल ईमेल एड्रेस पे उनके ईमेल्स कर रहे हैं, तो दिस इज़ काइंड ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। देन इंटरैक्टिव मार्केटिंग। इंटरैक्टिव मार्केटिंग मीन्स के जब आप वेब बेस्ड मार्केटिंग करते हैं और इंटरैक्शन जनरेट करते हैं। इसके कुछ जो फीचर्स हैं उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था। टेलर्ड मैसेजेस पॉसिबल, आप मैसेज को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इजी टू ट्रैक रिस्पॉन्सिवनेस, कंज्यूमर कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके लॉग्स आप मेंटेन कर सकते हैं, जिसको बाद में एनालाइज किया जा सकता है कि कितने लोगों ने आपके फॉर एग्जांपल बैनर पे जो आपने किसी वेबसाइट पे लगाया था उसको पे क्लिक किया। देन कॉन्टेक्चुअल एंड एड प्लेसमेंट पॉसिबल, किसी कॉन्टेक्स्ट में आप ऐड प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक वेबसाइट जो आपसे रिलेटेड है, आप उसमें उस पर ऐड प्लेस कर सकते हैं। सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग पॉसिबल, यानी कि आप सर्च इंजन पे देखते हैं कि आप कुछ सर्च करते हैं तो साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी साइट पे आपको नज़र आती हैं। ये एडवर्टाइजमेंट्स वो एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिसमें आपसे रिलेटेड जो आपने जो सर्च क्वेरी दी थी उससे रिलेटेड जो लोग वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ होटल रूम्स, मैं सर्च करता हूँ तो सर्च में वो तमाम वेबसाइट्स जो सर्च इंजन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एल्गोरिदम दिखाएगा वो तो होंगी, लेकिन साथ में मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी नज़र आएंगे जिसमें वो तमाम लोग जिसने उस सर्च इंजन को पे किया होगा उसके एडवर्ट्स भी नज़र आएंगे जो होटल रूम्स प्रोवाइड करें। लेकिन इसमें फ्रॉड होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इंटरैक्टिव मार्केटिंग में। कंज्यूमर डेवलप सेलेक्टिव अटेंशन एज वेल, यानी कि वो कुछ चीज़ों के बारे में को रिस्पॉन्ड करती है और बाकियों को फिल्टर आउट कर देती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स विजिट की होंगी जिस पे एक्सेसिवली आपको एडवर्टाइजमेंट्स नज़र आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नेवर क्लिक ऑन दोज एडवर्टाइजमेंट्स, और जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ होती है उसको डाउनलोड करके या उसको पढ़ के आप पेज क्लोज कर देते हैं। देन वी वॉन्ट टू लुक एट वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, वन इज़ अर्न मीडिया एंड द अदर इज़ पेड मीडिया। अर्न मीडिया वो मीडिया जिसको आप डायरेक्टली पे नहीं करते। पेड मीडिया वो मीडिया है जो वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करने के लिए, एक बज़ क्रिएट करने के लिए आप पे करते हैं और उसके बाद वो लोगों से बात करते हैं, ओपिनियन लीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होता है। अर्न मीडिया वो मीडिया है जिसमें लोग खुद ही आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल नया आईफोन लॉन्च करता है और फ़ौरन से पहले ब्लॉगर्स उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, लोग उसके बारे में रिव्यूज़ ऑनलाइन देना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ
फॉर विच दे हैवंट पेड। लेकिन एक्चुअली अगर हम इसको बागौर इसका मुशाहिदा करें तो नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, और ये भी फ्री नहीं होता। इसमें भी कंपनी साल हर साल इन्वेस्ट करती है अपनी एक इमेज बनाने के लिए, एडवर्टीजमेंट्स देती है, पीआर वाले आपकी कॉर्पोरेट इमेज बनाते हैं, और उसके बाद आपके प्रोडक्ट के बारे में इस तरह की बातचीत शुरू होती है। प्लेटफॉर्म्स जिसको इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली आजकल वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आपके ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स आ जाते हैं, आपके ब्लॉग्स आ जाते हैं। ब्लॉग्स और वेब ब्लॉग्स जहाँ पे लोग अपनी ओपिनियन जो है छोटे छोटे एसेस की सूरत में लिखते हैं। देन सोशल नेटवर्क्स जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ये तमाम सारे सोशल नेटवर्क्स हैं। Then we want to see how to start this buzz. Identify influential individuals and companies and devote extra effort to them. यानी कि पहले तो आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो इन्फ्लुएंशियल हों और फिर उन पे काम करें। सप्लाई की पीपल विद प्रोडक्ट सैम्पल्स, यानी कि जो की पीपल हैं उनको प्रोडक्ट सैम्पल्स प्रोवाइड करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में रिव्यूज़ लगते हैं और उनके रिव्यूज़ लोग पढ़ते हैं और उसके मुताबिक चीज़ें ख़रीदते हैं, तो उनको फ्री सैम्पल्स कंपनीज भिजवाती हैं। फॉर एग्जांपल ये स्पेशली टेक्नोलॉजी के केस में होता है, वो फ्री अपने लैपटॉप्स इन लोगों को देती हैं कि आप यूज़ करें और उसके बारे में फिर अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए। देन वर्क थ्रू कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल्स, कम्युनिटी में जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके थ्रू काम करें हैं। ये सोशल कॉजेज़ में बहुत डोमिनेंट टेक्निक है। डेवलप वर्ड ऑफ माउथ रेफरल चैनल्स टू बिल्ड बिजनेस, यानी कि जो लोग वर्ड ऑफ माउथ पहले आप खुद क्रिएट करें और फिर रेफरल चैनल्स को बिल्ड करें ताकि वो आपके लिए बिजनेस क्रिएट कर सकें। देन प्रोवाइड कंपेलिंग इंफॉर्मेशन दैट कस्टमर्स वांट टू पास अलोंग, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन दें जो कस्टमर वुड लाइक टू पास ऑन। फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन की बात करते हैं तो कंज्यूमर ये बताने में बहुत खुशी महसूस करे कि इस फ़ोन से मैं ये भी कर सकता हूँ, इस फ़ोन से मैं जो हूँ उसे अपना बोर्डिंग पास जो है वो इस फ़ोन में सेव कर सकता हूँ, अपने मूवीज़ के टिकट्स इस फ़ोन में जो है वो मेरे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, इस फ़ोन से मैं अपनी ईमेल्स चेक कर सकता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन हमें एक कंक्रीट वे में कंज्यूमर को देनी चाहिए ताकि वो इसे पास ऑन कर सके। देन टाइप्स ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स फोर्स की बात करें डायरेक्ट मार्केटिंग में, तो उसमें किस किस्म के सेल्स फोर्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एक डिलीवरर्स होते हैं, ऑर्डर टेकर्स होते हैं, मिशनरीज होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, डिमांड क्रिएटर्स होते हैं और सोल्यूशन वेंडर्स होते हैं। डिलीवरर्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं फाइनल कंज्यूमर तक, और आपको जब भी आप उनको बताते हैं कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपसे बात करते हैं और फिर प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। ऑर्डर टेकर्स वो होते हैं जो आपसे ऑर्डर लेते हैं, आपसे बात करते हैं, सेल्स पिच आप पे थ्रो करते हैं और वो कहते हैं कि आप कहते हैं ठीक है जी मुझे दे दें, तो वो कहते हैं ठीक है सर आपको इतने अरसे में हम ये चीज़ दे देंगे और इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब मैं आपको अपने से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या सेल्स डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दे आर ऑर्डर टेकर्स। देन मिशनरीज, ये स्पेशल यूँ समझ लें सेल्स पीपल होते हैं जो एक यूँ समझ लें मिशनरीज की तरह जाते हैं मार्केट में और सेल्स लेके आते हैं, और इनके स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज डिफाइन होते हैं जिसमें ये काम करते हैं। देन टेक्नीशियंस जो स्पेशली आपकी को टेक्निकल
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और टेक्निकल सेल्स करते हैं। देन डिमांड क्रिएटर्स, ये वो लोग होते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करते हैं। एंड देन द लास्ट थिंग इज सोल्यूशन वेंडर्स, ये वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आपसे आके बात करते हैं, आपका प्रॉब्लम समझते हैं और फिर आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। देन सेल्स टास्क, सेल्स की क्या टास्क होती है? वन इज प्रॉस्पेक्टिंग, दैट इज हंटिंग फॉर द कंज्यूमर। देन टारगेटिंग, यानी कि एक स्पेसिफिक कंज्यूमर को टारगेट करना। देन कम्युनिकेटिंग, यानी उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। देन एक्चुअली सेलिंग द प्रोडक्ट, उसके बाद ड्यूरिंग द सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करना। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि मार्केट में क्या हो रहा है और ड्यूरिंग सेल्स किस किस्म का फीडबैक जनरेट हुआ, आफ्टर सेल्स किस किस्म का फीडबैक जनरेट हुआ, मार्केट में सिचुएशन कैसे चेंज हो रही है और मार्केट डायनामिक्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। एंड देन एलोकेटिंग, यानी किस कंज्यूमर को कौन से डिस्काउंट्स देने हैं, स्केर्सिटी के केस में किस कंज्यूमर को ऑब्लाइज करना है, ये तमाम चीज़ें सेल्स टास्क हैं। Then we want to look at the components of sales force compensation. मतलब जब हम सेल्स फोर्स को compensate किस तरह से करते हैं? One is fixed amount, then is variable amount, then is expense allowance, and then is benefits. Fixed amount, वो जो फिक्स सैलरी आपको दे देते हैं। वेरिएबल अमाउंट, यानी कि हम ये कहते हैं कि आपकी 10,000 फिक्स सैलरी होगी, जितना आप सेल करेंगे उस पर आपको कमीशन मिलेगा, पर यूनिट जो है वो आपको से 1,000 रुपये दिया जाएगा, तो जितने यूनिट्स बेचेंगे उतना आपका कमीशन होगा। दैट इज़ वेरिएबल अमाउंट। देन एक्सपेंस अलाउंस, यानी कि हम आपको फ्यूल का खर्चा भी देंगे और आपको मोबाइल का भी खर्चा देंगे। आपकी लिमिट जो है वो 50 लीटर है, 100 लीटर है और आपका मोबाइल जो है वो आप 1,000 रुपये तक की कॉल कर सकते हैं। देन बेनिफिट्स, यानी कि उनको आप कुछ बेनिफिट्स दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस दे देते हैं, आप उनको कंप्यूटिंग के लिए कोई चीज डिवाइसेस दे देते हैं, फ्री मोबाइल दे देते हैं, आप टॉक टाइम तो दे ही रहे हैं लेकिन आप साथ फ्री मोबाइल भी दे देते हैं। सो दीज आर ऑल बेनिफिट्स। देन मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स को कैसे मैनेज किया जाए? फर्स्ट इज रिक्रूटिंग द राइट पीपल, सही लोगों को रिक्रूट करें। फिर प्रॉपर लोगों को प्रॉपर टास्क के लिए सेलेक्ट करें, किस के अंदर क्या क्वालिटी अच्छी है और उससे फिर वही काम करवाएं। देन देखें कि कहाँ पे लर्निंग गैप्स हैं और उन लोगों को उसी तरह ट्रेन करें। देन सुपरवाइजिंग, यानी कि जब आप सेल्स फोर्स क्रिएट कर लें, सेल्स फोर्स तैयार कर लें, तो उसके बाद उसको सुपरवाइज करते रहें कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। देन मोटिवेटिंग, सेल्स फोर्स के लिए अगर आपने कभी सेल्स में काम किया हो तो आप को ये बड़े अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा कि सेल्स मैनेजर अपनी सेल्स टीम को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू कमीशन, थ्रू बेनिफिट्स और थ्रू रिकग्निशन ऑफ देयर एफर्ट्स। एंड देन एवेल्युएटिंग, यानी कि ऐसे तमाम लोगों की एवेल्युएशन करें कि वो क्या सेल्स टारगेट्स को मीट कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, और फिर उसके मुताबिक उनकी कंपनसेशन डिसाइड करें और किसको रखना है और किसको फारिग करना है इसको भी डिसाइड करें। I think this is everything I wanted to discuss about mass communication channel and personal communication channels। और हम लोगों ने आज प्रमोशंस के हिस्से को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक ब्रीफ आउटलाइन के नए पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। Until then, thank you very much for listening to me today. Allah Hafiz.